लोबो ने अंदर जाकर देखा तो उसे पेमा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो उसने आवाज लगानी शुरू की, लेकिन पेमा का कोई जवाब नहीं आ रहा था। आखिर जवाब आए भी तो कैसे जब पेमा वहां मौजूद ही नहीं था। उसके कदम हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे वो सबसे बचते बचाते पोस्टमार्टम हाउस की तरफ बढ़ गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक आवाज सुनाई दी और वो छिपकर वहीं खड़ा हो गया और सुनने की कोशिश करने लगा। अंदर दो कर्मचारी आपस में बात किए जा रहे थे। यार, ये लोग साला रात को अय्याशी करने के चक्कर में निकलते हैं और फिर लड़ भिड़ कर और जल भूनकर हमारे पास आते हैं। हमारे मूड के साथ नींद भी खराब करते हैं। स्टूपिड पीपल। पेमा चुपचाप दीवार के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। पहले वाले के इतना बोलने पर दूसरे वाले ने जवाब दिया, अरे छोड़ो, कौन सा हमें इन्हें चीरना फाड़ना है। लिटाओ और निकल लो। डॉक्टर साहब आएंगे, करेंगे इनका पोस्टमार्टम। और इतनी अंग्रेजी कहां से सीखी? दूसरे वाले ने तंज और मजाक का मिश्रण भरा हुआ प्रश्न पहले वाले की तरफ उछाला। अरे कहीं से नहीं, बस आजकल अंग्रेजी गाने सुनता हूँ। गोरी लड़कियां बड़ा मस्त गाती हैं भाई, तुम्हें भी दिखाऊं? कहते हुए उसने मोबाइल निकाला और अंग्रेजी गाने लगा दिए। दोनों एक दूसरे से बात किए जा रहे थे और पेमा वहां खड़ा अंदर घुसने का जुगाड़ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी जुगाड़ नहीं मिल रहा था। और वो दोनों कर्मचारी बात करते हुए और गाना सुनते हुए एक एक करके लाश लिटाते हुए जा रहे थे। आखिरी में जब उन्होंने वो लाश लिटाई जिसमें ड्रग्स भरा हुआ था तो उन्हें बॉडी कुछ हल्की और अजीब लगी। तो उन्होंने चादर उठाकर देखा और उनके होश पैतरे हो गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और घबराकर वो बाहर की ओर भागे। उनके मुंह से बस डॉक्टर साहब सुनाई दे रहा था और दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए जहां पेमा छुपा हुआ था। उनके जाने के बाद वो अंदर गया और जब उसने वो लाश देखी और टैटू को ठीक से देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये वही डॉक्टर है जिसने हॉस्पिटल में सिद्धार्थ का इलाज किया था। लेकिन वो यहाँ कैसे आया? क्या सिंडिकेट को पता चल गया था कि उसके आदमियों को मारने वाले को यहाँ एडमिट किया गया था, या फिर जिसने सिद्धार्थ की बॉडी चुराई थी उसने ही इनको मारकर सिंडिकेट के हाथों बेच दिया था? पेमा के जहन में काफी ज्यादा सवाल कर रहे थे। तभी उसे दूर से आती हुई बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि वो दोनों डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। उसने जल्दी से फोन में उस डॉक्टर की एक फोटो क्लिक की और फिर वो वहां से बाहर निकला और थोड़ा आगे जाकर खंबे के पीछे छिप गया। उसे सामने से उस अस्पताल का डॉक्टर और वो दोनों आदमी और उनके साथ दो पुलिस वाले आते दिखाई दिए। वो जानना चाह रहा था कि आखिर माजरा क्या था कि वो दोनों डर के मारे यहाँ से भाग गए थे। हड़बड़ी में वो पांचों लोग पोस्टमार्टम रूम में घुस गए और पेमा आकर वहां दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। क्या अजीब है इसमें जो तुम दोनों इतना शोर मचा रहे थे? डॉक्टर ने तेज आवाज के साथ गुस्से में उन दोनों को देखते हुए पूछा। इसका पोस्टमार्टम पहले ही हो गया है और फिर भी इसे यहाँ लाया गया है, शायद इसके पीछे कोई राज है। उसमें से एक ने जासूस बनते हुए कहा। डॉक्टर ने बॉडी को पूरा खोलकर देखा तो देखा कि सच में उस बॉडी को बीच से चीरा गया था और उसके सारे टांके खुले हुए थे, जिससे कि वो बहुत भयानक दिख रहा था। डॉक्टर ने सवालिया चेहरे के साथ अपने साथ आए पुलिस वालों की ओर देखा तो उनमें से एक ने कहा, ये बॉडी ऐसे ही मिली थी और इसकी भी वही रिपोर्ट बना देना जो सबकी बनाओगे। सबकी रिपोर्ट में मौत का कारण दुर्घटना से लगी हुई चोट और आग से जलने के कारण होनी चाहिए। कहते हुए पुलिस वाले ने ताकीद की और दोनों बाहर निकल आए। उनके जाने के बाद पेमा भी दबे पांव उनके पीछे पीछे जाने लगा तो पीछे से डॉक्टर ने पुलिस वालों को फिर से आवाज दी और उन्होंने मुड़कर देखा तो पेमा खड़ा था और उन्होंने सीधे उससे सवाल करते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उनके ऐसे सवाल पूछने से पेमा सकपका गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं माथुर साहब का ड्राइवर हूँ और गलती से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। पुलिस वाले पेमा से कुछ और सवाल जवाब करते इससे पहले उनके पीछे से एक कड़कती आवाज सुनाई दी जो कि लोबो की थी। तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? ऊपर तुम्हें माथुर साहब बुला रहे हैं और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आया। पेमा ने जब लोबो को देखा तो उसे लगा कि चलो बला टली और वो लोबो को सफाई देते हुए एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं वॉशरूम गया था लेकिन रास्ता भटक गया। इतना बड़ा हॉस्पिटल, मुझे समझ ही नहीं आया कि किधर जाऊं और गलती से यहाँ चला आया। चलो जल्दी, देर हो रही है। कहते हुए लोबो ने पेमा को चलने का इशारा किया और दोनों वहां से चले गए।
पेमा और लोबो के जाने के बाद वो दोनों पुलिस वाले पोस्टमार्टम के कमरे की तरफ बढ़ गए। वहां डॉक्टर के पास पहुंचकर उनसे बुलाने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने जवाब दिया, हमें वहां एक मोबाइल रखा मिला जो शायद इस लाश के साथ था और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कहते हुए उसने एक फोन पुलिस वाले को पकड़ाया। लोबो और पेमा दोनों गाड़ियों के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद जगत प्रसाद ने पेमा को घूरते हुए देखा। पेमा जल्दी से गेट खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने जब अपने ऊपर की बाईं जेब पर हाथ मारा तो उसके होश उड़ गए। वहां पर उसका मोबाइल नहीं था। उसको लगा कि शायद वो मोबाइल वहीं छोड़ आया है। अब उसे एहसास हो गया कि शायद वो पोस्टमार्टम हाउस में घुसने के लिए पकड़ा जाएगा कि आखिर वो वहां क्या कर रहा था। मोबाइल? विक्टिम्स में से किसी के पास कोई मोबाइल नहीं था, और अगर होता भी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मोबाइल को छिटक कर दूर चले जाना चाहिए था, और फिर इतनी बार तलाशी हुई थी, कहीं ना कहीं तो मिलना ही चाहिए था। पुलिस वाले ने जवाब दिया। फिर ये किसका मोबाइल है? डॉक्टर ने सवाल किया। पता नहीं, शायद कोई अंदर आया हो और छोड़कर चला गया हो, पुलिस वाले ने जवाब दिया। जेब में मोबाइल ना पाकर पेमा के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी उसका हाथ उसके दाहिनी ओर बनी जेब पर गया और फोन वहीं रखा हुआ था। फोन पाकर पेमा के शरीर में जान आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो, और उसने तुरंत पसीना पोंछते हुए गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। और उसके पीछे अमन की गाड़ी और वो टैक्सी, दोनों गाड़ियां भी हॉस्पिटल से निकल गईं। मेरा मोबाइल है, मैंने गलती से रख दिया था। उन दोनों कर्मचारियों में से एक खीस निपोरे खड़ा हुआ था। जैसे ही डॉक्टर ने यह सुना, उसका पारा तुरंत ऊपर चढ़ गया और बोला, तुम अपनी ऐसे ही मोबाइल छोड़ने वाली आदत बरकरार रखो। किसी दिन कत्ल के केस में फंसोगे तब समझ में आएगा। पुलिस वाले ने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए उसके हाथों में मोबाइल दिया और दोबारा ध्यान से रखने की नसीहत देते हुए वहां से चले गए। डॉक्टर ने भी उन लाशों को ठीक से लेटाने और ये बात किसी को बाहर ना बताने की ताकीद दी और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद दोनों ने फिर से अंग्रेजी गाने सुनना शुरू कर दिया। जगत प्रसाद और रिया को बैठाए हुए पेमा फर्राटे के साथ गाड़ी लेकर ईटानगर की शानदार सड़कों पर लेके जा रहा था। उसके पीछे अमन की गाड़ी और उसके पीछे टैक्सी में लोबो और उसका सहयोगी था। रिया शीशे पर सिर रखकर ऊँघ रही थी और दूसरी साइड में बैठे जगत प्रसाद अपने फोन में कुछ देख रहे थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सोसाइटी के गेट पर पहुंच गई और हॉर्न मारने पर वहां बैठे सुरक्षा गार्ड ने गेट खोला और तीनों गाड़ियां बंगले की ओर बढ़ गई। अमन अपनी कार से उतरकर सुबह आने की बात कहकर अपनी गाड़ी से घर की ओर निकल गया। गेट खुलने के बाद रिया और जगत प्रसाद दोनों उतरकर अपने अपने कमरे में चले गए और पेमा गाड़ी को पार करके पार्किंग की ओर चला गया। पेमा गाड़ी पार्किंग करने के बाद जब लौटा तो देखा अभी लोबो और उसका सहयोगी वहीं खड़ा था। उसने लोबो से सुबह जल्दी आने की बात कही और अपने दोस्त के साथ टैक्सी में बैठकर निकल गया। उसके जाने के बाद लोबो वहां बैठे सुरक्षा गार्ड की ओर मुड़ा और ताकीद की कि अगर वो फिर से ड्यूटी पर सोते हुए मिला तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और दोनों फिर स्टाफ क्वार्टर की ओर बढ़ गए। पेमा की टैक्सी सोसाइटी का गेट पार कर चुकी थी। टैक्सी चला रहा पेमा का दोस्त उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोला, पेमा भाई, एक बात बोलूं, ये बड़े लोगों के मजे हैं ना। देखो कैसे पुलिस वाले, कमिश्नर, डीएम सब दौड़कर आ गए थे। हम लोगों का एक्सीडेंट हो तो उल्टा पुलिस वाले हम ही को मारते हैं। कहते हुए उसने कड़वा सा मुंह बनाया। सही कहा भाई, पेमा ने जवाब दिया। फिर उसके दोस्त ने आगे कहा, इनके राज को देखो, कैसे छुपाने के लिए पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे। माथुर साहब को देखो, उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ा हो। राज सबके होते हैं भाई, हो सकता है फर्क ना पड़ने के पीछे माथुर साहब का भी कोई राज हो। पेमा अपने दोस्त को समझाते हुए बोला। पेमा जानता था कि करणवीर और डॉक्टर वर्मा के बीच रिश्ते की बात सामने आने से माथुर साहब का मूड खराब हो गया था, इसलिए शायद आखिरी वक्त में डॉक्टर वर्मा से उनका मन खट्टा हो गया था। और फिर उसने आगे बोलते हुए कहा, किसी के राज खुल जाते हैं और किसी के राज छुपे रह जाते हैं। उसके दोस्त ने सहमति से सिर हिलाया और गाड़ी पेमा के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर घूम गई। पेमा, अमन, रिया, माथुर साहब, करणवीर, लोबो, उसका सहयोगी, डॉक्टर वर्मा की पत्नी, उनके बच्चे, एसपी साहब, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए अलग अलग बातें सोच रहे थे। पेमा सोच रहा था कि आखिर सिद्धार्थ का इलाज करने वाला डॉक्टर सिंडिकेट के हाथों में कैसे पड़ गया।
क्या उन्होंने जानबूझकर उसे उठाया या वो गलती से उनके हाथ लग गया? अमन सोच रहा था कि आखिर रिया ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? सिर्फ डॉक्टर वर्मा के कहने से वो ऐसा नहीं कर सकती। रिया सोच रही थी कि अगर डॉक्टर वर्मा की जान चली गई तो उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा? इतना बड़ा सेटअप बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं, वो कैसे रिकवर होगी? जगत प्रसाद सोच रहे थे कि आखिर डॉक्टर वर्मा ने एक्सीडेंट के बाद करणवीर को क्यों फोन किया था? क्या वो दोनों उसकी कंपनी के खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे? लोबो सोच रहा था कि अगर ये सुरक्षा गार्ड ऐसे ही सोता रहा तो एक दिन इसकी वजह से इस बंगले में बहुत बड़ी घटना घट सकती है। उसका सहयोगी सोच रहा था कि इतने लोगों में नींद खराब करने के लिए इस लोबो को सिर्फ मैं मिलता हूं। डॉक्टर वर्मा की पत्नी और उनके दोनों बच्चे सोच रहे थे कि अगर माइंड ट्री ने इनके दवा के पैसे देने से मना कर दिया या देर कर दी और ये जल्दी होश में नहीं आए तो इनके आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? इधर ये सब लोग इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे और उधर इनसे पता नहीं कितनी दूर या कितने पास एक आदमी काले रंग के कपड़े में बैठा हुआ कुछ और सोच रहा था। उसके हाथ में एक मोबाइल था और अंधेरे में होने की वजह से उसके सामने खड़े लोग उसे नहीं दिख पा रहे थे। जिस वक्त ये सारे लोग किसी न किसी तरह की सोच में डूबे हुए थे, उसी वक्त इनको एक सूत्र में बांधने वाला सिद्धार्थ इनसे लगभग 100 किलोमीटर दूर पर एक गांव में बिस्तर पर लेटा हुआ चैन की नींद सो रहा था। अब क्या मोड़ लेगी इन सब के जीवन की कहानी और क्या सिद्धार्थ करेगा इनके जीवन में चल रहे उलझन को सुलझाने में मदद? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।